आज शक संवत 1947 है और विक्रम संवत 2082 है। आज बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज तारीख है 18 अप्रैल 2025 और वार है शुक्रवार। जय जय श्री राधे। चलिए पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी, बताएंगे पूरी खबर। किसानों को हर साल 4,000 और महिलाओं को हर महीने 5,000 रुपए देगी योगी सरकार, बताएंगे पूरी खबर। योगी के 4512 एडेड स्कूलों में शिक्षकों की होगी भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। गोंडा में जाम की समस्या होगी दूर, गोंडा बलराम और अयोध्या मार्ग जुड़ेगा, 56 करोड़ का बाईपास का काम को मिली हरी झंडी, बताएंगे पूरी खबर। यूपी में ई बस सेवा विस्तार, निजी संचालकों को मौका, योगी ने दिए सख्त निर्देश, बताएंगे पूरी खबर। योगी सरकार का गन्ना किसानों को तोहफा, चीनी उद्योग का कायाकल्प, बताएंगे पूरी खबर। यूपी के गांव की नारी अदालतें महिलाओं को बना रही हैं आत्मनिर्भर, जानेंगे पूरी खबर। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, बारिश और आंधी की संभावना, किन जिलों में पड़ेगा प्रभाव, बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद अब पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नई भर्तियों की तैयारी तेजी से कर रहा है। बोर्ड ने उपनिरीक्षक यानी दरोगा के 4,534 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद है कि इस भर्ती की विस्तृत विज्ञप्ति अप्रैल महीने के अंत तक जारी कर दी जाएगी। इस भर्ती के मुख्य रूप से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 4,242 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महिला पीएसी इकाइयों के लिए उपनिरीक्षक के 106 पद, प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस के 135 पद और विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ में उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर के 60 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से इन विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव पहले ही पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजा जा चुका है। भर्ती बोर्ड ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी को चयन कर लिया गया है और उस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए उन्हें आदेश भी दे दिया है। सूत्रों के अनुसार उपनिरीक्षक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अगले महीने यानी मई में शुरू हो सकती है। इसके साथ ही आरक्षी और अन्य पदों पर भी नई भर्तियों की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की संभावना है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लगभग 30,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती का ऐलान किया था। इससे पहले प्रदेश में 60,244 पदों पर एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई थी, जिसमें अभ्यर्थी को आयु सीमा में 3 साल की छूट थी और अब इस नई भर्ती के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए सेवा का एक और अवसर खुलेगा। भर्ती बोर्ड जल्द ही विस्तृत जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश सरकार अब कृषि सखियों की मदद से किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देगी। इस कार्य के लिए कृषि सखियों को प्रति माह 5,000 रुपए का वेतन भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे उन्हें प्रतिवर्ष 4,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अपर निदेशक प्रसार आर के सिंह ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि कृषि सखियां स्वयं सहायता समूह को सदस्य होंगी और उनका चयन जिला स्तर पर गठित निगरानी समिति द्वारा किया जाएगा। कुछ जिलों में इसके अलावा चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रदेश के प्राकृतिक खेती के लिए कुल 1866 क्लस्टर बनाए गए हैं। ये क्लस्टर विशेष रूप से नदियों के किनारे स्थित गांवों में स्थापित कर दिए गए हैं। इस पहल के तहत प्राकृतिक खेती करने वाले लगभग 2.35 लाख किसानों को प्रतिवर्ष 4 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। वहीं कृषि सखियों को 5,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। यह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 2 से 4 ब्लॉक का चयन किया गया है। प्रत्येक क्लस्टर में 50 हेक्टेयर भूमि शामिल होगी, जिसमें कम से कम 125 किसान भाग लेंगे। प्रत्येक क्लस्टर में 2 कृषि सखियों की नियुक्ति की जाएगी। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र से 2 वैज्ञानिक और 1 तकनीशियन भी शामिल होंगे, जो कृषि सखियों और किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में 2 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर यानी कि VRC की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक BRC की स्थापना पर 1 लाख रुपए का व्यय आएगा। यह कदम प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अब प्रशिक्षित स्नातक यानी कि TGT और प्रवक्ता यानी PGT के पदों का चयन राजकीय विद्यालयों की चयन नियमावली के अनुसार किया जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव है जो लंबे समय से
चली आ रही विसंगति को दूर करेगा। दरअसल अभी तक एक ही बोर्ड से जुड़े इन दो अलग-अलग तरह के संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अलग-अलग शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर होती थी, जिसके चलते अभ्यर्थियों के बीच अक्सर भ्रम और विवाद की स्थिति बनी रहती थी। इस समस्या को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शासन को एक अहम प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में 100 साल पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की जगह अब राजकीय स्कूलों में लागू एलटी ग्रेड और प्रवक्ता नियमावली के तहत ही चयन प्रक्रिया को अपनाने की बात कही गई है। इस बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को 2460 राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में कुल 9043 रिक्त पदों की जानकारी भेज दी है। इन सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 7385 पद और जिनमें 2525 महिला और 4860 कुल पुरुष अभ्यर्थी के लिए है। इसके अलावा प्रवक्ता के 1658 पद भी शामिल हैं। वहीं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 3539 और प्रवक्ता पीजीटी के 624, इस प्रकार कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराया जाएगा। यह नया नियम इन सहायता प्राप्त विद्यालयों की शिक्षा की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और एक समान बनाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को काफी सहूलियत होगी। एक कदम शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोंडा शहर में जाम की गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गोंडा में अब 56.34 करोड़ रुपए की लागत से एक नया बाईपास बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए पहली किस्त के तौर पर 19.72 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिससे निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। यह बाईपास कुल 11.6 किलोमीटर लंबा होगा और यह गोंडा बलराम हाईवे पर पंडरी कृपाल गांव के पास से शुरू होकर गोंडा अयोध्या मार्ग पर उम्मेद जोत गांव के नजदीक समाप्त होगा। यह बाईपास गोंडा उतरौला मार्ग को भी आपस में जोड़ेगा, जिससे यातायात और भी सुगम हो जाएगा। यह बाईपास पंडरी कृपाल, कंदरा तेजी, तुर्काडीहा, धनौली, सोनी हरलाल और बहलोलपुर जैसे कई गांवों से होकर गुजरेगा, जिसमें इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बाईपास के निर्माण के लिए लगभग 1.9 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें करीब 70 किसानों की जमीन शामिल है। इस भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर लगभग 6.90 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह बाईपास 10.5 मीटर चौड़ा होगा और डबल लेन से अधिक चौड़ाई वाला होगा। खास बात यह है कि अधिकांश सड़कें सरयू नहर की पटरियों पर बनाई जाएंगी, जिन्हें चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए सिंचाई विभाग की अनुमति मांगी गई है और अनुमानित प्रमाण पत्र मिलते ही सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस बाईपास के बन जाने से देवी पाटन, शक्तिपीठ और अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर जाने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें शहर के अंदर से ट्रैफिक जाम में फंसने की आवश्यकता नहीं होगी और वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। लंबे समय से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के प्रयासों से बाद इस बाईपास परियोजना को स्वीकृति मिली है और अब निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए योजना है। इस बाईपास के चालू होने से गोंडा शहर के निवासियों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और शहर के बाहर से आने वाले भारी वाहनों का दबाव भी कम होगा। यह निश्चित रूप से गोंडा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उत्तर प्रदेश में सिटी बस सेवा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सिटी बस सेवा में निजी ई बस संचालकों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें आम जनता को और बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने किराया, पार्किंग और रूट को भी सुनिश्चित करने के साथ साथ बड़े शहरों के पास से कस्बों तक निजी सिटी ई बस सेवा शुरू करने की बात कही है। गुरुवार को नगर विकास विभाग में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ईंधन वाली बसों को नागरिक परिवहन में बढ़ावा देने का जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में 15 शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 15 साल से अधिक पुरानी डीजल और सीएनजी बसों को हटाकर उनकी जगह ई बसें लाई जाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में अवैध विज्ञापन होर्डिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खतरनाक होर्डिंग की जगह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगवाने की प्राथमिकता देने की बात कही है और सभी नगर निकायों के लिए स्पष्ट नियमावली बनाने की बात कही है, जिससे आय का एक अच्छा स्रोत भी बन सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि विज्ञापन होर्डिंग किसी महापुरुष की प्रतिमा या चित्र को विकृत ना करें। शहरों में पार्किंग की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री ने पार्किंग को मांग, स्थान और समय के अनुरूप व्यवस्थित करने और शुल्क में एक रूपता लाने को निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, दुकानों और कार्यालयों
में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मानसिक पास और पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली के लिए भी रोक लगाई है। मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय वाली नगर पालिकाओं को स्मार्ट नगर निकाय के रूप में अपडेट करने का निर्देश दिया है, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस, वैल्यू एडेड सिटीजन सर्विसेज और अन्य आधुनिक सुविधाएं शामिल हों। उन्होंने सभी नगर निकायों का नामांतरण, पंजीयन और वसीयत आदि का सम्मान प्रक्रिया और शुल्क सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश देश का एक प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, जहां लगभग 65 लाख पंजीकृत गन्ना किसान और 46.5 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसान हैं। प्रदेश में 45 जिलों में कुल 122 चीनी मिलें संचालित हैं, जिसमें निजी, सहकारी और निगम क्षेत्र की इकाइयां शामिल हैं। इनके अतिरिक्त 285 खांडसारी इकाइयां और 65 कोजन इकाइयां भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। गन्ना उत्पादन और प्रसंस्करण राज्य की एक बड़ी आबादी के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। इस महत्व को समझते हुए योगी सरकार गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार ने 52 चीनी मिलों को आधुनिकीकरण का कार्य किया है। इसके साथ ही लगभग 8,000 किलो लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले एथेनॉल उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है। चीनी उद्योग प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 8,50,000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है। योगी सरकार के कार्यकाल में गन्ना क्षेत्र उत्पादकता और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2016-17 की तुलना में गन्ना क्षेत्रफल में 43%, गन्ना उत्पादकता में 16% और गन्ना उत्पादन में 68% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में देश में कुल गन्ना क्षेत्रफल और उत्पादन का 49% और चीनी उत्पादन का 33% उत्तर प्रदेश से होता है। राज्य के शीर्ष गन्ना उत्पादक किसानों को लगभग 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है, जो कि वर्ष 1995 से 2017 तक के कुल भुगतान से भी अधिक है। वर्ष 2024-25 में गन्ना क्षेत्र की जीवीए में 1.09 करोड़ का योगदान अनुमानित है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में 158 सहकारी गन्ना समितियों, 27 सहकारी चीनी मिल समितियों और 152 गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से गन्ना किसानों को लगातार लाभ पहुंचाया जा रहा है। यह प्रयास उत्तर प्रदेश को गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग के क्षेत्र में और भी सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नारी अदालत योजना संचालित की जा रही है। यह योजना ग्रामीण स्तर पर 7 से 11 महिलाओं के समूह के माध्यम से कार्यरत है और प्रदेश में महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे वन स्टॉप सेंटर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जानकारी को जन जन तक पहुंचा रही है। यह अनूठी पहल महिलाओं की प्रशासनिक ढांचे और सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सशक्त नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 8 आकांक्षात्मक जिलों जैसे बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। 2 दिनों तक शुष्क मौसम के बाद अब प्रदेश में कुछ जिलों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी शुक्रवार को तराई के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद शुक्रवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। मौसम में इस बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी का असर तेज हो रहा है, जहां बुलंदशहर और फतेहपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा धमाकेदार खबरें। अगर आप भी चाहते हैं कि यूपी की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगली नई खबर के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जय हिंद, जय जय भारत।